अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट सुलह हुदैबिया। अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। ठीक, तो दिस इज पेज नंबर 246 दैट वी आर रीडिंग। तो लेज़ी हेजल्टन कहती हैं कि विद द ट्रूस इन प्लेस, यही जो ये सुलह हुदैबिया है, इट इज़ नाउ इन प्लेस। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या कर रहे हैं? ही गोज़ ऑन टू सिक्योर हिज नियर बाई प्लेसेस जो है मदीना के, टू द नॉर्थ। जस्ट अ मंथ आफ्टर रिटर्निंग टू मदीना, ये जो सुलह हुदैबिया हुई उसके एक महीने के बाद, ही हेडेड एन एक्सपेडिशन ऑफ 1600, 1600 लोग गए इसमें। खैबर, खैबर इज़ दैट प्लेस जहाँ पे जूस रहते थे एंड ट्राइब्स जो यहाँ से निकाले गए थे मदीना से, वो बसे थे। तो द रिचेस ऑफ द ओएसिस ऑफ द नॉर्दर्न हिजाज, यहीं पे थे, ये रिचेस्ट एरिया था इस खत्ते में। यहाँ पे ये फोर्टिफाइड टाउनशिप थी, डेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत क्वांटिटी में था ये सारा मामला। तो दैट इज़ दैट। अच्छा, खबर की चढ़ाई हुई ही क्यों? मल्टीपल रीजंस। एक तो सिंपली यही है कि पनिशमेंट फॉर रिजेक्टिंग ए प्रॉफिट, तो वो हमेशा हुआ ही है, तो यहाँ भी हुआ। दूसरा, दे वर पार्टिसिपेंट्स इन दिस बैटल ऑफ ट्रेंच, दे वर वंस हु वर इंस्टिगेटिंग अदर्स टू फाइट। तो ये काइंड ऑफ वो हॉस्टाइल टेरिटरी बन रही थी। कहते हैं कि इसके जो वास्ट डेट पाम प्लांटेशंस थी वो 7 ज्यूइश ट्राइब्स में डिवाइड थी, और हर एक ये जो ज्यूइश ट्राइब था इनके अपने फोर्टिफिकेशंस थे, किलों में रहते थे। जब अबू सुफियान कुछ वक्त पहले मदीना पे चढ़ाई किए थे एक वास्ट आर्मी के साथ, ऐसा ही सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स था जिस पे ही हैड लेड हिज सीज, बट ही फेल्ड। वी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस सेशंस when we were talking about the Battle of Trench. And now Leslie Hazelton says that Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, he is going to show एक टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन कि इसको करना कैसे होता है जब आप किसी सीज को फेस कर रहे हो, किले को फतह कैसे करना होता है। पहले इन्होंने क्या किया? सिक्योर्ड न्यूट्रलिटी ऑफ खैबर्स बेडोइन एलाइज। जो एलाइज थे खैबर के, उनका पहले न्यूट्रलिटी को एश्योर किया कि आप इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ना हमारी साइड से ना उनकी साइड से। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था वही गतफान ट्राइब जो बैटल ऑफ ट्रेंच के टाइम आया था, एंड दे वुड नाउ बी रिवॉर्डेड फॉर नॉट इंटरवीनिंग। इसके बाद इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू ले सीज टू द होल ऑफ खैबर, व्हाट दे डू इज वो इसको सिस्टमेटिकली करेंगे। वो शुरू करेंगे वीकेस्ट पोर्शन से। ये जो वीकेस्ट पोर्शन है, दे वर फोर्स्ड टू सरेंडर एंड देन ईच वन वन बाय वन। और ये प्रोसेस को आसान किसने किया? Terms that were graciously munificent compared with those of Medinan Jews had received. कि जंग ही ना हो या बड़े आराम से बात मानी जाए, उसके लिए they were given good terms। और इससे पहले बनु कुरैज़ा वाला इंसिडेंट हुआ है, तो they are aware of the harshness of punishment that can come, so they know that, and therefore they would also be simultaneously willing to काइंड ऑफ बात करने पे वो एग्रीड होंगे। तो कंसिडरिंग व्हाट दे माइट हैव फेस्ड, द खैबर ट्राइब्स विलिंगली एग्रीड। तो उन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी भी एक्सेप्ट कर ली, प्रोटेक्शन भी एक्सेप्ट करी, और उन्होंने प्लेज किया उनका सपोर्ट एंड सरेंडर्ड हाफ ऑफ देयर एनुअल इनकम इन टैक्सेस टू मदीना। और इसके बाद इस डील को सील करने के लिए वंस अगेन देयर वाज ए मैरिज। हजरत सफिया, a 17-year-old whose father was the leading chief of खैबर, तो जो चीफ ऑफ खैबर है उनकी बेटी के साथ शादी।
and she became not only his eighth wife but his second Jewish one. अब खैबर सिक्योर हो गया तो फर्दर ताइमा एक जगह है, वहाँ पे ये भी ज्यूइश डोमिनेटेड था. दिस इज हाफ वे बिटवीन मदीना एंड एंशंट नेक्रोपोलिस सिटी ऑफ पेट्रा. पेट्रा में एंशंट रुइंस हैं, ये पुरानी एक सिविलाइजेशन, प्रोबेबली हजरत शुएब वाली सिविलाइजेशन है ये, सदर्न जॉर्डन में है ये इस वक्त. यहाँ के भी ट्राइब्स ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, एंड सिंस दे शोड नो रेजिस्टेंस दे वर गिवन इवन मोर जेनरस रिटर्न्स. तो अब जो नॉर्दर्न पोर्शन है मदीना से हिजाज का, दैट इज ऑलमोस्ट सिक्योर्ड एंटायर ऑफ इट. यू सी हाउ दिस ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जो अल्लाह ताला ने इमीडिएटली बोला था कि इसमें बहुत फ़ायदा है, वो अपने फ़ायदे दिखा रहा है, क्योंकि ध्यान अब जो मेजर ऑब्स्टेकल साउथ में था मक्का का, उससे हट रहा है, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज नाउ ऑन स्ट्रेंथनिंग वन सेल्फ. तो मेजर मामलात नॉर्दर्न हिजाज में सेटल हो गए, एंड दे आर ऑल बिहाइंड मदीना नाउ. अब इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जो बाकी आसपास के ट्राइब्स हैं दे वुड आल्सो एक्सेप्ट, एटलीस्ट रीजनल अथॉरिटी वो एक्सेप्ट करेंगे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. और फिर फाइनली टू द साउथ मक्का वो भी करेगा ही. दैट वुड बी द सेकंड स्टेज ऑफ रिटर्न. द फर्स्ट स्टेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन. साल है 629, मंथ है फरवरी. वी आर टॉकिंग ऑलमोस्ट 1 year आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. 2000 फॉलोवर्स के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ निकले. ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि पिछली बार जब निकले थे और फिर हुदैबिया में रुके थे और वहाँ पे बात की थी, वहाँ पे क्या फ़ैसला हुआ था? वहाँ फ़ैसला हुआ था कि इस साल नहीं पर अगले साल आप एक मामला कर सकते हैं. आप उम्रा अगले साल करने आए तो अगला साल आ गया. दिस इज़ 1 year आफ्टर दैट प्रीवियस इवेंट. तो नाउ दैट टाइम हैज़ कम उम्रा करने का. 2000 लोग ये निकले. ही लेड द वे माउंटेन ऑन कसवा. ये इसकी भी बड़ी सिंबलिज्म है. ये कौन है? विच कैमल इज दिस? दिस इज द सेम कैमल जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से आए थे. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. 7 साल पहले जब हिजरत हुई थी, दिस वाज द कैमल. अगर आपको याद हो, हमने बात की थी कि मस्जिद की जगह कैसे डिसाइड हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने की जगह कैसे डिसाइड हुई थी. दिस वाज द कैमल दैट वाज यूज्ड. जहाँ पे द कैमल वुड सिट, दैट वुड बी द प्लेस वेयर द मस्जिद वुड बी कंस्ट्रक्टेड. तो ये वही कैमल है. द क्रीचर दैट हैड कैरीड हिम इनटू एक्साइल ब्रिंग्स हिम बैक होम. वहाँ से मैकन्स की तरफ से उनके लीडर अबू सुफियान है. दे ऑल्सो कीप देयर वर्ड. जो हुदैबिया में उनकी तरफ से जो मामला था उन्होंने वो भी किया. वो क्या था? दे वुड विदड्रॉ फ्रॉम द हरम. जो काबा का प्रिसिंक्ट है, उसका जो एरिया है, वहाँ कुरैश वहाँ से हटेंगे, एंड दे वुड अलाउ देम फ्री एक्सेस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को. एंड दिस ड्रीम जो दिनों शबो रात, शबो सुबह, दिन रात इनकी आंखों में रहा होगा, जो मुहाजिर थे इन पर्टिकुलर, एंड देन ऑल्सो अंसार, कि वो भी चाहते होंगे कि वो हज करे, उम्रा करे. एंड देन फॉर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस हु हैड कम फ्रॉम मक्का, उनके दिल में एक ख्वाहिश तो रही ही होगी, चाहे वो लफ्ज़ों में ना भी आई हो कभी, लेकिन ये तो रही होगी ये तमन्ना कि कब हम वापस जाएंगे वहाँ. एंड मोर सो सिंस दे न्यू इट वाज बैतुल्लाह. They did not take it as a pagan sanctuary. For them it was actually a very sacred place, and they must have, जैसे हम yearn करते हैं जाना, तो they would also have yearned for it. So the dream of return that had haunted him day and night for years had come true. और for the first time इतने सालों में पहली बार अपने मुबारक पैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक मिट्टी पे डालें. कहते हैं कि ये जो इवेंट है, ये इतना बड़ा इवेंट है, उसके बावजूद जितना बड़ा ये इवेंट है उतना छोटा इसका जिक्र है इस्लामिक सोर्सेज में. दिस इज जस्ट अ पासिंग इवेंट कि हाँ गए और आ गए. ये सच बात है.
इनफैक्ट हुदैबिया के बाद खैबर का जिक्र होता है, खैबर के बाद फतेह मक्का का जिक्र होता है डायरेक्ट। कोई भी बात ही नहीं करता वो उम्रा का क्या हुआ था जिसका वादा किया गया था अगले साल। इट्स जस्ट पासिंग रेफरेंस जो होती है। लेस्ली हेजल्टन कहती है यूजुअली इब्न इशाक बड़ी डिटेल में बातें करते हैं, बहुत बहुत बातें करते हैं, द पेजेस ऑल टुगेदर टू ए सिंगल इवेंट, लेकिन यहाँ पे जस्ट ए सिंगल पेज, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कम से कम 1 दर्जन इस पे लिखा हो, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, ये काइंड ऑफ सर्कल को कंप्लीट करता है। कहती है जब मैंने इब्न इसाक को पढ़ा तो मुझे बड़ा वहाँ क्विकली ही रन्स थ्रू देम, स्पीड्स थ्रू देम। क्या होता है इस किताब में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, काबा के पास पहुंचते हैं, टचेस द ब्लैक स्टोन विद हिज स्टाफ, फिर अपने कैमल से उतरते हैं, तवाफ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, हेड शेव करते हैं, दैट्स ऑल, खत्म। लेस्ली हेजल्टन कहती हैं कि क्लियर कट एंटी क्लाइमैक्स है यहाँ पे। हम समझ रहे थे वो बिल्डअप होगा, कुछ भी नहीं है वैसा, लेकिन शायद ये एंटी क्लाइमैक्स नहीं है, ये प्री क्लाइमैक्स है, इसके बाद कुछ बड़ा होना है। It is as though this pilgrimage done only with the grudging acquiescence of the Quraysh was not quite the real thing। कि जो अर्ली मुस्लिम्स लिख रहे हैं उनके लिए कोई बड़ा मामला नहीं था, बड़ा मामला तो अब होना था। अगर कुरैश ने अपने वर्ड को दे हैड केप्ट इट, अगर उन्होंने टॉलरेट किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस को यहाँ पे, लेकिन उन्होंने वेलकम नहीं किया था, ये नहीं चाहिए हमको, ये क्यों हम बयान करेंगे? नो 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 नो, वी वांट प्रॉपर वेलकम। लेस्ली हेजल्टन कहती है कि अर्ली राइटर्स ने इसको ऐसे देखा होगा कि ये नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक नॉन इवेंट है, ऐसे नहीं होता है हमारा जो स्टोरी है एंड आवर स्टोरी इज हैप्पी एंडिंग है। ये किन मामलात में मुस्लिम्स को निकाला था मक्का से, तो ऐसे ही आएंगे सिंपली आगे किया है जो निकल गए उम्रा? नो, इट हैज़ टू बी प्रॉपर ट्रायम्फ दैट शोज दैट। तो इस वजह से ये एक नॉन इवेंट की तरह प्रेजेंट हुई है किताबों में। रियल होम कमिंग तो अभी होगी, ये थोड़ी है होम कमिंग। ये तो हो गए ऑथर्स, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क्या महसूस किया होगा? क्या वो महसूस कर रहे होंगे कि ये जो ये लोग हैं ये अभी भी रिजेंटफुल ही हैं, देयर आइज पियर्सिंग, कि यही वो शख्स है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए, हम रिश्तेदार आपस में लड़े। They would have their resentful eyes. Some of them would remember the ones that had died because of the wars that had taken place. Some of them would be seeing कि why are we even allowing these people here? They should not be allowed here. क्यों की गई ये सुलह? हम लड़ते इनसे. There would be some like that. Was he aware that many Meccans still wished him nothing but ill? जब वो देखते होंगे इनको ये राइट्स करते हुए हज की, उम्रह की, तो वो कहते होंगे कि ये मीनिंगलेस है क्योंकि इनका अकीदा ही गलत है। क्या वो भी महसूस कर रहे होंगे कि ये सब किस हद तक चाहते हैं इन लोगों का बुरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथ जो सहाबी हैं? और वॉज ऑल दिस रेंडर्ड नल एंड वाइड, कि वो इसको महसूस ही नहीं कर सकते थे क्योंकि जो इवेंट है वो इतनी बड़ी है। अपनी बर्थ प्लेस पे वापस आना, बैतुल्लाह में वापस आना, एक इतना बड़ा रुकन दीन का उसको मुकम्मल करना, दो 7 ऑर्बिट्स ऑफ काबा, उसने सारी चीज को खामोश कर दिया होगा। बाय द कन्फर्मेशन ऑन हिज बॉडी ऑफ व्हाट ही हैड नोन डीप इनसाइड ऑल अलोंग, शायद ये यही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही मालूम था कि यही होना था, इस वजह से उनके अंदर कामनेस भी रही होगी, और शायद ये कामनेस भी कि इसके बाद भी क्या होना है। तो इवन इफ देयर वर रिजेंटफुल आईज लुकिंग एट हिम, ही मस्ट हैव नोन व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस। और वाज दैट, डिड ही नो ही वाज टू रिटर्न नो मैटर व्हाट द ऑड्स वुड बी? वी वुड नेवर नो। हमें बस इतना पता है कि 3 दिन वहां पे वो रहे, यही 3 दिन का वादा हुआ था हुदैबिया में। 3 दिन वो वहां रहे और इन्होंने बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ अपने एक एक वर्ड जो इन्होंने दिया था उसको पूरा किया।
पिलग्रिमेज भी बड़ी सिंसियरिटी के साथ इन्होंने किया, और इसमें जो सिंसियरिटी और खूबसूरती दिखी उसकी वजह से और भी सारे बड़े सारे मैकन्स ने दीन कबूल किया, और उनमें से बहुत सारे अगर ये चीज़ ओपनली नहीं किए, at least by implication they did. This is very important. A Muslim's character, what does he show to people? That should create awe among people, at least those with a heart that is alive. That is what should bring people to this religion. And that is what has in the past brought people to this religion. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंकल थे, अभी तो हज़रत अब्बास, पता नहीं कहें ना नहीं कहें, हज़रत अब्बास, he had not accepted religion yet. He was a leading figure in Mecca, a leading banker, and he had kept his distance for these years. But now he is the one who is presiding over the marriage of his sister-in-law, Hazrat Maimuna. ये होता है उम्र के तीसरे दिन हज़रत मायमूना के साथ शादी. Thus publicly indicating that even if he had not openly accepted Islam, he was moving closer to it. He was far from the only one to sense कि हवाएं बदल चुकी हैं. हज़रत मायमूना ये इम्पॉर्टेंट फिगर है. शी इज़ एन aunt of another great military figure, हज़रत खालिद बिन वलीद. Immediately हज़रत मायमूना की शादी के बाद, when this is on the third day, हज़रत खालिद और एक और बड़े सीनियर कमांडर मैक्कन आर्मी के, हज़रत अमर, दोनों ईमान ले आते हैं. You see what's happening? Just the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What is it doing? And both of these men, they had participated in wars against the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but they were welcomed. जो सुबह निकले थे, शाम को वापस आ गए. And if kind of loving father accepts the son. In fact, खालिद बिन वलीद यही वो शख्सियत है जब उहद के जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्चर्स को कहा था कि कैवलरी पे नज़र रखना, उस कैवलरी को लीड कर रहे थे हज़रत खालिद बिन वलीद. और द मोमेंट दे वो जो अफवाह हुई कि जंग ख़त्म हो गई, हम जीत गए, एंड द आर्चर्स लीव देयर पोजीशन, खालिद बिन वलीद वाज एट दैट पॉइंट स्टिल a conscientious man that he was. He keeps his eyes open and sees what's happening, and he grabs the opportunity and takes it and changes the tide of the war. That is Khalid bin Walid. And now he has also changed his side. इन्होंने ईमान लाया, and it was his cavalry जिसने उहद में सबसे ज़्यादा नुकसान किया था, और इनके वजह से बड़े सारे बड़े सहाबी दे हैड टू फेस डेथ, वो शहीद हुए थे. तो उसके बावजूद इस्लाम इरेजेस ऑल डेट्स, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा. और फिर हकीकत यही है कि हज़रत खालिद बिन वलीद एक बहुत रेनाउंड मुस्लिम कमांडर बने, एंड ही वुड अर्न हिमसेल्फ दिस टाइटल, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, सैफुल्लाह कहते हैं इनको. हज़रत खालिद बिन वलीद की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी की तारीफ़ है, ये सिर्फ मुसलमान नहीं करते हैं. दिस इज़ वेल एक्सेप्टेड सेक्युलर हिस्टोरियंस के यहाँ भी. ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल्स दैट हैव एवर बीन. खैर, मोस्ट ऑफ ऑल, दो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये सारी तो चलो बातें हमने कर ली, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो है एक और पब्लिक फिगर जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों बात की. ये लेज़ली हेज़ल्टन असली में कह रही है जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की होगी, हमें नहीं पता. दिस इज शी पुटिंग इट इनटू द नैरेटिव, एंड इट मेक्स सेंस टू मी व्हाई शी डज सो, एंड इट काइंड ऑफ एड्स टू दैट कि कैसे मामलात ओपन हुए होंगे, गॉड नोस. कहते ये डिस्क्रीटली मिले होंगे, ओपनली नहीं. जो इस पूरे एटमॉस्फेयर में टेंशन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस इस शहर में जो टेंशन लाती है, उससे तो क्लियर है कि
ये ओपनली तो नहीं मिल सकते थे, लेकिन मिले ये ज़रूर होंगे। दे सर्टनली डिड। क्यों, कैसे पता मुझे ये मिले? कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर मक्का की। मुझे कैसे पता कि ये मिले होंगे ज़रूरी? बिकॉज शॉर्टली आफ्टर द रिटर्न टू मदीना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड द विडोड हबीबा। हु इज़ दिस लेडी हबीबा? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हबीबा उस ग्रुप में है जो अबिसीनिया गया था। इनके जो शौहर हैं वहाँ पे ही हैज़ डाइड, तो शी इज़ अ विडो। एंड ये जो विडोज़ हैं इनका प्रोटेक्शन जंग उहद के बाद अल्लाह ताला ने क्लियर किया था कि किसने करना है, मुस्लिम माशरे ने करना है, एंड दे वुड बी टेकन एज वाइव्स। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक्स हर एज हिज वाइफ। अच्छा, हज़रत मैमुना की बात अभी कुछ देर पहले हुई। हज़रत मैमुना ने खुद ऑफ़र किया था खुद को, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से भी वही आई थी कि वुमेन कैन ऑफर देमसेल्व्स इन मैरिज, एंड शी वाज वन ऑफ दोज। एंड हबीबा, व्हाई इज शी सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ? Because she is the daughter of none other than Abu Sufyan. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम immediately after this umrah marries the daughter of Abu Sufyan. इस वजह से लेज़ली हेजल्टन कहती है कि ये मिले होंगे ज़रूर। अबू सुफियान एंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्ट हैव टॉक्ड। इससे पहले हज़रत हबीबा ने दीन कबूल किया था, तभी तो एबिसीनिया गई, और उस वक्त शी हैड डिफाइड हर फादर। This, but the time for defiance was long past. This was about rapprochement, however quietly given. Abu Sufyan's consent to his daughter's marriage now bound him to Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. ये अब रिश्तेदार है, अब अबू सुफियान फादर इन लॉ है। Between them, father in law and son in law, they were to figure out the third and final stage of return to Mecca. ये शायद यहीं पे बात हुई होगी कि क्या होना है आगे। कलर्स अब दिख ही रहे हैं हर एक तरफ से। बस 6 महीने बाद इस इवेंट के, अभी तक सब अच्छे से चल रहा है। 1 साल हो गया सुलह हुदैबिया को, सुलह हुदैबिया के बाद 1 साल उम्रा हो गया। उम्रा के 6 महीने बाद ये जो सुलह हुदैबिया था, इट वाज पुट टू टेस्ट, इट वाज चैलेंज्ड। 2 बेडोइन ट्राइब्स थे जिनके बड़े पास्ट में आपस में मामलात ना, फ्यूड्स एंड फाइटिंग्स चल रही थी। This fighting was renewed. New violence took place between the two. And why did this take place? जो मैक्कन काउंसिल है, जहाँ पे अबू सुफियान लीडर है, they were instigating them to fight. Why? Why are they doing so? Because they are trying to find excuses to break the truce. होते हैं हर जमात में ऐसे लोग, तो वो कोशिश कर रहे हैं ये सुलह हुदैबिया कैसे टूटे, और वो इंस्टिगेट करते हैं एक ग्रुप को कि तुम लड़ो दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि इनमें से एक ट्राइब मक्का का एलाई था और दूसरा ट्राइब मदीना का। अब ये, बिकॉज दीज ट्राइब्स आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मक्का एंड मदीना, देयर प्रोटेक्टर इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिफेंड देम, सो यू वुड बी ड्रॉइंग मदीना इनटू द वॉर। व्हाट ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी, राइट, टू ब्रेक द ट्रीटी। विकेट। तो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ये इन दोनों ट्राइब्स के एक्शंस की किस पे थी तब? द ट्राइब्स अंडर हुज प्रोटेक्शन दे वर। तो which translates to the fact that Mecca and Medina are effectively fighting at a different front now. Sure enough, after killing 20 of their opponents, जो मक्का के फाइटर्स थे, they run into Mecca. तो क्या करते हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो मक्का के साथ जो एलाइड ग्रुप था, उन्होंने मदीना के साथ जो एलाइड ग्रुप था उनके साथ जंग की, और उनमें से 20 लोगों को मार दिया। और उसके बाद क्या किया? दे रन towards Mecca and they kind of find their sanctuary there, and they demand protection from Abu Sufyan and his group. What's going to be the response of Medina?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके allies, they are trying to force Mecca to hand over these men who are being sheltered in Mecca. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बिल्कुल विद इन द जो ट्राइबल राइट्स हैं, ट्राइबल रूल्स ऑफ वॉरफेयर हैं, सुलह हुदैबिया के जो क्लॉजेस हैं, उनके अंडर ही वाज he would be clearly in the right if he would have taken up arms in defense of his allies. And this Abu Sufyan knew. He was clear कि he is on the right side of it, and that is why he rushes to Medina. He takes a 10-day journey between Mecca and Medina. ये वही शख्स है जिसने कुछ वक्त पहले क्या किया था, सीज ऑन मदीना. जस्ट 3 साल पहले ऐसा हुआ था. There was a siege on Medina, and now he is rushing to negotiate with Medina. He is going to beg for Muhammad's restraint sallallahu alaihi wasallam. 3 साल पहले क्या था कि खत्म ही कर दिया मसले को, बैटल ऑफ ट्रेंच. और अब he is begging for the restraint. He is appealing to him on the grounds that only with his cooperation can this treaty of Hudaybiyah survive. Ibn Ishaq और तबरी they concede nothing about हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's response. वहाँ कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है कि जो ये बात हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला वापस. In fact, they make it clear and they go out of the way to say कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात का जवाब ही नहीं दिया वापस. लेज़ी हेज़ल्टन कहती है मुझे ये सही नहीं लगता कि ऐसे हुआ होगा. क्यों? क्योंकि ये क्लियरली इम्पॉलिटिक है और हाईली अनलाइकली है. दैट इज नॉट द प्रॉफिट्स कैरेक्टर. क्यों? क्योंकि इसके जो पास्ट इवेंट्स हैं, अबू सुफियान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंटरेक्शंस के जितने भी इवेंट्स हैं, वहाँ पे म्यूचुअल रेस्पेक्ट है और वो हमेशा हमको दिखा. और अब नॉट जस्ट रेस्पेक्ट, अब तो वो इन लॉज भी है. अबू सुफियान इज फादर इन लॉ टू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउ, एंड दे रेस्पेक्ट ईच अदर एज मैन ऑफ इंटेग्रिटी. जब जंग भी हुई थी, उस जंग के मामले में भी, जंग के हालात में भी अबू सुफियान ने ऑनरेबली अपोलोजाइज किया था बैटल ऑफ ओहद के बाद कि ही डिड नॉट ऑर्डर व्हाट हिज वाइफ हैड डन, द म्यूटिलेशन ऑफ हजरत हमजा's बॉडी. ही हैड विटनेस्ड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's डिवोशन ड्यूरिंग उम्रा. और उन्होंने देखा होगा अबू सुफियान ने that Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam is more devoted than most Meccans and more truthful to the traditions of Mecca than most Meccans. And most of all, if we know anything about Abu Sufyan, that is this one thing, that he was a realist, he was a pragmatist. अगर ये लेज़ली हेज़ल्टन का इंसाइट है, ये कहती हैं अगर मक्का में और मैकन काउंसिल में अभी उनको ये नहीं दिख रहा था कि ये जो ये आने वाला वक्त है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह का ही है, लियुज़िरहु अलद्दीन कुल्लिह वलो करिहल गाफिरून वलो करिहल मुश्रिकून, अगर उनको ये नहीं दिख रहा था अभी भी, नेवर माइंड हाउ मच द मैकन्स डू नॉट लाइक इट, द टाइम दैट वाज गोइंग टू कम वाज ऑफ द प्रॉफिट्स फतह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बट अबू सुफियान वाज अ रियलिस्ट, ही सर्टेनली डिड. ये इनका इंसाइट है. व्हाट इज लेज़ली हेज़ल्टन सेइंग, एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. शी सेज कि अबू सुफियान इज नॉट हियर टू डिस्कस हुदैबिया. ही नोज कि फतह अब होने वाला है. वी हैव गिवन हिम काइंड ऑफ प्लेट पे विक्ट्री. ये जो हमने ये जंग की और इसमें ये जो 20 लोग शहीद हुए और ये जो हमारे यहाँ रुके हैं, ये अब बात यहीं पे रुकेगी नहीं, ये चढ़ाई करेंगे और फतह हो जाएगी. ही इज़ देयर टू नेगोशिएट कि कैसे ये टेक ओवर हैंड ओवर हो, ताकि everyone saves face. Sorry. Abu Sufyan now knows कि he is alone. Where is Ghatfan tribe now? खैबर के मामले में भी they had been neutral. Where is Hazrat Khalid bin Walid and Amr? Both are on the Prophet's side. He knows कि ये होना ही है अब. This is Leslie Hazelton's insight. We don't look at it like this, but very interesting. तो he must have been thinking, Leslie Hazelton says, कि when he had no one around,
From Abu Sufyan's perspective, the Prophet was surrounded by great people. From Abu Sufyan's perspective, when he did not have Hazrat Khalid bin Walid, when he did not have Hazrat Amr, he was still able to do all that he did. Now he has these people as well. Top advisors में ये हैं. There was no longer any doubt कि if by force he would take Mecca now. He just needed to decide it, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. All the Meccan hardliners had achieved was one thing. They had put an end to Quraysh. This is what they had achieved. तो सिर्फ एक सवाल अब जो था अबू सुफियान के सामने वो ये था, कब और कैसे. लेज़ली हेज़ल्टन कहती है ये बात करने अबू सुफियान यहाँ आए थे. इसी वजह से सीक्रेट नेगोशिएशन है, इसी वजह से इसका कहीं पे जिक्र नहीं है कि बातें क्या हुई. लेज़ली हेज़ल्टन कहती है हकीकत तो यही है कि हमेशा जो भी ट्रीटीज जहाँ पे भी दुनिया में साइन होती है ऐसी ही होती है. जो आपको पब्लिक ग्लैमर में दिखता है बाहर न्यूज़पेपर के सामने, न्यूज़ मीडिया के सामने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ट्रंप और दूसरे लोग करते हैं, उसके पीछे ट्रंप और वो लोग पहले कहीं अंदर मिले होते हैं, बात अंदर हुई होती है. जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान सीज फायर साइन डिक्लेरेशन करते हैं, कहीं सेकंड डिग्री पे, थर्ड डिग्री पे, कहीं पे नेगोशिएशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है और वहीं डिसाइड हो चुका होता है कि कैसे इसको करेंगे बाहर जाके. अभी भी ऐसे ही होता है, लेज़ली हेज़ल्टन कह रही हैं. पब्लिक मीटिंग्स टेक प्लेस ओनली आफ्टर बेसिक्स हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड इन प्राइवेट. दिस इज वेयर डिस्क्रिशन इज टेस्टेड. दिस इज वेयर ट्रस्ट स्लोली डेवलप्स. कि आप अकेले में पहले फैसला करते हैं, फिर बाहर दिखाते हैं वही फैसला, इससे ट्रस्ट भी डेवलप होता है. अगर तुम पॉलिटिकली वाइज हो तो तुम ये बेवकूफ़ी नहीं करोगे कि तुम अपने एडवर्सरी से डायरेक्टली पब्लिक में ही मिलोगे. यू वुड नॉट नो व्हाट वुड हैपन. अगर तुम अक्लमंद हो, पॉलिटिकली मैच्योर हो, तो तुम हमेशा कोशिश करोगे कि तुम प्राइवेटली पहले नेगोशिएशन करो. यू मीट पब्लिकली ओनली विद द नेगोशिएटेड एश्योरेंस ऑफ अ गुड आउटकम. और ये था जो अबू सुफियान चाहते थे, इस वजह से वो यहाँ आए थे. बेसिकली व्हाट ही वाज सीकिंग वाज अ स्क्रिप्ट फॉर सरेंडर ऑफ मक्का. कि ये कैसे होगा ये बताएं बस. सो फार एज एनीवन एल्स वाज कंसर्न्ड, उनके लिए तो ये एंड अब्रप्टली हुआ. जब अबू सुफियान वापस आए मक्का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड्स मोबिलाइज. He summons contingents from all the Bedouin allies. सबसे कहते हैं कि चलो मक्का. So the year is 630 and the date is January 1st. This is exactly almost 2 years after the Treaty of Hudaybiyah. Less than 2 years. And Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, he summons contingents. They leave Medina. They form a big contingent. और रास्ते में और लोग जुड़ते गए. और जब ये आर्मी है, when it sets its camp almost 1 day away from Mecca in its outskirts, more people joined and the numbers reached 10,000. By those fearful of eventual reprisal or eager to be on the right side of history, they joined this group. What happens next? We'll see in the next session, inshallah. You know, there's a great lesson in this post-Hudaybiyah time. Lot of people, they start, जिसको क्या कहेंगे, they start mobilizing troops only at the time of war. जिसको कश्मीरी में कहते हैं, बड़ा एप्ट मुहावरा है इसके लिए, नारवीज की और खानुन. कि आग लगी है उसी टाइम आप क्या करते हो, आप कुआं खोदना शुरू करते हो. कुआं खोदना, कुएं का काम करना ये कब करना होता है? व्हाट इज द टाइम व्हेन यू शुड बी डूइंग इट? नॉट व्हेन देयर इज फायर, व्हेन देयर इज नो फायर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. पीपल आर वेरी रिएक्टिव. वो कब करेंगे फ़लस्तीन की बात? जब जंग चल रही है फ़लस्तीन की. करना कब था? जब एवरीथिंग इज पीसफुल. लोग बातें करेंगे डिफरेंट मामला की जिस वक्त माहौल चार्ज होगा.
क्यों? क्योंकि ये सारे लोग असली में रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव कोई नहीं होता। दे आर रिएक्टिंग। ये पैसिव है। हवा चली एक पेड़ पौधे की तरह, ये हवा की जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ इन्होंने भी बैंड कर लिया। दैट इज व्हाट पीपल आर। नो, बट द वन हु सीक्स रिजल्ट, he acts at the time when there is calmness. That make hay when the sun shines. ये बड़ा इल्म है मुहावरों में, बहुत कुछ सीखते हैं इसमें। कब करना होता है अपना सारा काम, पीसफुल टाइम्स में, दैट्स व्हेन यू वर्क। Now think about Gandhi for example. What does he do? He sits back home idle when there are peaceful times? No. He is mobilizing people. He is preaching to people. He is talking to them. He is doing all of these writings, Young India and Bharat Darshan and all of those things he is doing. Visiting places, mobilizing funds. When? During peacetime. You seek the results at the time of conflict of all the hard work you have done during peacetime. The condition of an already defeated nation is during peacetime, what does it do? Nothing. It sits back idle. There is nothing to react to. That tells us it is not active. एक मैयत होती है ना, डेड बॉडी होती है ना, व्हेन डज इट मूव? डेड बॉडी कब मूव करती है? कभी नहीं। ओनली व्हेन इट इज पुश्ड। आप उसको धक्का दोगे वो हिलेगी, आप उसका बाजू उठाओगे वो उठेगा। तो इट रिएक्ट्स ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। दैट ओनली शोज इट इज डेड। एक लिविंग बॉडी होती है जो खुद मुख्तार होती है, वो खुद अपना हाथ उठा सकती है, वो खुद दाएं मुड़ सकती है, बाएं मुड़ सकती है। एक मैयत कब दाएं मुड़ेगी? एक डेड बॉडी कब दाएं मुड़ेगी या बाएं? जब आप उसको मोड़ेंगे, बाहर से कुछ आएगा स्टिमुलस। डोंट बी डेड बॉडीज। Muslims cannot afford to be dead bodies anymore. When there are times when you can study well. मेहनत करो, पढ़ाई करो। घर में आफत होती है उसी वक्त तुमने हीरो बनना होता है। पहले अपने मामलात को दुरुस्त करो पीस टाइम में। When would you be able to leave something for the rainy day? When during sunny days you have accumulated something. That's what our people miss. Peace times are times to build. That's when you build. So that if any adversity befalls you, you are prepared for it. Since you don't do it, when any adversity befalls you, you are not ready for it. And I am talking about this in particularly about philosophical and cultural and intellectual argumenting. You are not ready to argue, to put up a defense of your faith, of your culture. You are not. Why? Because during peace times you are not talking about these things. आप मेरा ऐसे क्यों पढ़ोगे टॉलरेंस पे, जो मैंने कल परसों में लिखा है? आप नहीं पढ़ोगे। आप पता है कब पढ़ोगे? जब इंटॉलरेंस डिबेट होगा ना, जिस वक्त, फिर उस वक्त आप पे बहस आएगी। जिस वक्त आपको कॉर्नर किया जाएगा उस वक्त फिर आप रेडीमेड उसी वक्त क्विकली ना जवाब देने की कोशिश करोगे उस न्यूज़पेपर वाले को, उस न्यूज़ एंकर को, एंड योर आंसर्स वुड बी बैड। यू वुड नॉट बी एबल टू डिफेंड। क्योंकि पीस टाइम जो है उस वक्त आपने मेहनत नहीं की, उस वक्त आपको लगेगा ये रेलेवेंट है। आपको जब पकड़ता है कोई डेरिडा का फ़ैन, फूको का फ़ैन, और फिर आपकी लैंग्वेज को वो डिकन्स्ट्रक्ट करता है, फिर आप उस वक्त उसको जवाब देते हो और पिट के आते हो वापस। क्यों? क्योंकि ये जो पीस टाइम है, जिस वक्त डिबेट नहीं कर रहा कोई, उस वक्त आप पढ़ने को तैयार नहीं हो, तैयार होने को तैयार नहीं हो। और ये बिल्कुल खिलाफ है सुन्नत रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Peace is secured, Hudaybiyah is done, and immediately they strengthen themselves. And when conflict comes, no one can face them. They cannot face this contingent now.
The hard work has been done. People think the hard work is to be done during the time of conflict. The hard work is done during the time of peace. That is when all the hard work is done. करो इसको कंपेयर अब थ्रू आउट मुस्लिम वर्ल्ड जितनी भी तहरीकें हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, वो कब जिंदा होते हैं? मामला होने के बाद। अभी देखो जितने भी ये मामला होता है कोई रेप का फॉर एग्जांपल, फिर ये उठेंगे सारे लोग कि ये औरतों के साथ जुल्म है एंड ऑल। ये रिएक्टिव है। हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ दिस थिंग, नॉट इन फ्यूचर, in future as well as in the past. So when things are not happening, कुछ नहीं हुआ, कोई माशरे में ऐसा नहीं होता है मॉलेस्टेशन, रेप, मर्डर, क्या उस वक्त हम खामोश रहेंगे? उस वक्त हम नहीं लोगों को ये बता सकते हैं कि ये मामलात हमारी सोसाइटी में हैं? कैन वी नॉट प्रिपेयर अवर पीपल टू बिकम गुड ह्यूमंस? ना, ये बात आप करनी है जब कोई इंसिडेंट हो, अदरवाइज नहीं करनी है। ये बताता है कि आपके लिए ये चीज़ें असली में इम्पोर्टेंट नहीं है। यू आर जस्ट रिएक्टिंग टू ए न्यूज़, दैट्स ऑल इट इज़ फॉर यू। ये एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब है जो आपने किया, और कुछ नहीं किया आपने। तो बिकम प्रोएक्टिव पीपल। और ये जो ये पीस टाइम्स होते हैं इन बिटवीन कन्फ्लिक्ट टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स होते हैं टू डू ऑल द गुड वर्क। जो कन्फ्लिक्ट के टाइम पे क्या मोबिलाइज करोगे आप फोर्सेस? अब कोई फोर्सेस मोबिलाइज नहीं कर सकते। ये फोर्सेस मोबिलाइज होती है पीस टाइम पे। पढ़ाई होती है पीस टाइम पे। एग्ज़ाम के टाइम पे जो पढ़ता है वो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लाता, वो पास हो जाता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो पूरे साल पढ़ा होता है, फिर एग्ज़ाम के टाइम फिर से मेहनत करता है, वो टॉपर होता है, वो ज़िंदगी में कुछ कर पाता है। ज़िंदगी में अनफ मिसालें हैं हमारी ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिस्टोरिकल मिसालें लोगों की, हमारे खुद के लाइफ और एक्सपीरियंस में, कि जब हम किसी चीज़ को ओवर टाइम करते हैं वो मुस्तकम स्ट्रांग होती है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग ओवर ईयर्स, इट इज़ ईजी टू फेस इट, बट इफ़ यू आर अनप्रिपेयर्ड, उसी वक्त उसको फेस करते हैं, देन यू कैन नॉट फेस इट। विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।